हेलो बच्चों। तो आज के हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं। हमारे टॉपिक जो आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं एक सवाल के साथ इसकी शुरुआत करूंगा। और सवाल यह है कि मान के चलिए आपके सामने एक 100 वोल्ट का 100 वोल्टेज एसी आ रहा है और मैं आपसे कहूँ मुझे 100 वोल्ट नहीं बेटा, मुझे 10,000 वोल्ट चाहिए। तो आप किस तरीके से इस 100 वोल्ट को 10,000 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है ट्रांसफॉर्मर। तो एक वक्त था जब वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। ये उस समय की बात है जब हमारे पास डीसी वोल्टेज हुआ करता था। अब डीसी जो होता है, डीसी वोल्टेज आप हमेशा जानते हैं भाई, बैटरी से निकलने वाले वोल्टेज को डीसी कहते हैं। उसको बढ़ाना घटाना वगैरह में हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज को हम डिटेल आगे चल के समझेंगे। जब हम ट्रांसफार्मर समझ जाएंगे तो हम ये क्लियर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल सिर्फ हम एसी में कर सकते हैं, डीसी के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन उससे बड़ा सवाल, ये ट्रांसफार्मर है क्या? ये वो चीज जो वोल्टेज को, कम वोल्टेज को बढ़ा पा रही है या बढ़े हुए वोल्टेज को घटा पा रही है। ये डिवाइस काम कैसे करता है? तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या? सो इट्स अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि which is used to either increase or decrease the voltage without changing the frequency of supply AC। इस चीज को डायरेक्टली एक बार समझते हैं हम लोग कि आखिर ये मतलब क्या हुआ। मान के चलो बेटा कि आपके पास 100 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहा है और मैंने आपको बोला कि आप इस एसी वोल्टेज सप्लाई को मुझे 1000 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे दो। 1000 वोल्ट में सीधा सीधा कन्वर्ट करके दे दो। अब ये कन्वर्जन आप डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो इसी बीच में यहाँ पर आपको जो यूज करना पड़ता है डिवाइस, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर। याद रखना, ट्रांसफॉर्मर मशीन नहीं है, ट्रांसफॉर्मर डिवाइस है। जब मैं मशीन बोलता हूं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मूविंग, घूमने वाला। जैसे मोटर, जनरेटर इज अ मशीन बिकॉज उसमें रोटेटिंग पार्ट होते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक मशीन नहीं, इट्स अ डिवाइस। जैसे आपका मोबाइल फोन इज अ डिवाइस, कंप्यूटर स्क्रीन पीसी इज अ डिवाइस, लैपटॉप इज अ डिवाइस, बट फैन इज अ मशीन, मोटर इज अ मशीन, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है वोल्टेज को या तो बढ़ा देना या तो डिक्रीज कर देना। तो या तो ये इंक्रीज करेगा या फिर ये डिक्रीज करेगा। इन दोनों में से इसका ये दो काम है। आखिर करता कैसे है? तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के। इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के बेसिकली पहले टाइप को समझेंगे। अब आप ये देखो, ट्रांसफार्मर की जब शुरुआत हुई थी तो इस चीज की शुरुआत एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ होती है और ये प्रिंसिपल कहलाता है फैराडे का लॉ। इट्स अ फैराडे लॉ। ट्रांसफार्मर को समझने से पहले हमें इस लॉ को समझना पड़ेगा कि आखिर ये लॉ है क्या। ट्रांसफार्मर बेटा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एट द एंड जब हम इन लेक्चर्स को क्लियर खत्म कर लेंगे तो हम पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर को समझ चुके होंगे। उसके लिए ट्रांसफार्मर की स्टार्टिंग से पहले हमें स्टडी करना है फैराडे लॉ को, क्योंकि ये वही लॉ है जिस पर कि ट्रांसफार्मर बेस्ड है। व्हाट इज फैराडे लॉ? अब देखो, फैराडे की अगर हम बात करें स्टार्टिंग के कि आखिर ये था कौन, तो फैराडे बेचारा एक अनाथ बच्चा समझ लीजिए। अब इस बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक था। अब होता ये है कि माइकल फैराडे, अब इसको पढ़ने का शौक है लेकिन बेचारे के मम्मी पापा नहीं है। तो ऐसे में करें क्या, कौन इस पे खर्चा करेगा? तो इसने एक कॉलेज के बाहर एक बुक बाइंडिंग की शॉप डाल ली। अब बुक बाइंडिंग की शॉप डालने के बाद होता ये है कि जो भी इसके पास बुक्स लेके आता था, ये उस बुक्स को 7 से 8 दिन पढ़ता था। पढ़ने के बाद उसके ऊपर कवर लगाता था और कवर लगा करके बाइंड करके उसको दे देता था। मतलब इस बीच में जो 7-8 दिन इसने किताब को रखा, वो पहले बढ़िया से स्टडी करता था, उस चीज को पढ़ता था। तो पढ़ने का जुनून देखो किस हिसाब का था। अब होता यह है कि फिजिक्स के फील्ड से नॉलेज तो है इसके पास, लेकिन क्योंकि डिग्री नहीं है, इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल नॉलेज। तो हुआ ये कि एक दिन ऐसे ही एक किताब आई किसी प्रोफेसर की, कॉलेज के प्रोफेसर की, और उस किताब में एक इनविटेशन लेटर मिला। अब इनविटेशन लेटर क्या था? तो ये चर्च का इनविटेशन लेटर था जिसमें एक डिस्कशन होने वाला था अबाउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कुछ मतलब साइंस के ऊपर, मैग्नेटिज्म के ऊपर डिस्कवरी चल रही थी, जिसमें सारे डिस्कवरी होने वाले थे। ऑर्स्टेड वगैरह आए थे, मैक्सवेल, ये सब मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग वहां पर थे।
फैराडे ने क्या करा, इस इनविटेशन लेटर के साथ ये भी चर्च पहुंच गया। ये चर्च बहुत पावरफुल थे, ये एक अलग डिस्कशन टॉपिक है कि आखिर चर्च में ही डिस्कवरी का एक्सप्लेनेशन क्यों होता था, ये मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल फैराडे इस इनविटेशन लेटर को लेकर के पहुंच जाता है चर्च में और जाकर के पीछे बैठ जाता है। भाई अब डिस्कशन ये था, देखो ऑर्स्टेड नाम का एक फिजिसिस्ट था जिसका कहना था कि अगर मेरे पास एक वायर में से करंट जा रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब वो मैग्नेट होगा, एक चुंबक की तरह काम करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह काम करेगा। मतलब अगर मैं एक कंपास नीडल इसके पास ले जाता हूँ, जनरली कंपास नीडल में नॉर्थ और साउथ होता है, तो ये डिफ्लेक्ट करता है। ये एक ऑर्स्टेड का बेसिक सा लॉ था। डिस्कशन ये था। तो सवाल ये है कि भाई जैसे वायर में करंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो क्या मैग्नेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है? मतलब क्या रिवर्स हो सकता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है? करंट ने पैदा किसको किया? करंट ने यहाँ पर पैदा किया बेटा मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया। तो सवाल ये था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को जनरेट कर सकता है? दिस वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो चर्च में डिस्कशन हो रहा था। सब लोग एकदम चुप थे, हक्के बक्के थे। इसी पे टॉपिक पे कुछ कॉन्सेप्ट पूछे गए, कुछ सवाल पूछे गए, तो सभी साइंटिस्टों ने कहा कि भाई साहब नहीं हो रहा, कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। सबसे पीछे से एक हाथ खड़ा होता है कि हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब सब लोग भाई सोच रहे हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, कौन सा साइंटिस्ट है, इसको हम लोग जानते नहीं। बट जब ये आगे आके उस चीज को एक्सप्लेन करता है तो इसका एक्सप्लेनेशन इतना कमाल का था, इतना बढ़िया था, जोरदार, कि वहां बैठे एक साइंटिस्ट ने इसको कहा कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, तुम किस फील्ड से हो, किस चीज पे डिस्कवरी करते हो? तो फैराडे का सीधा सा आंसर था, सर आई एम अ बुक बाइंडर, मैं तो बुक बाइंडिंग करता हूँ। तो कहता है कि ठीक है, तुम आज से मेरे असिस्टेंट बनोगे और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना तुम बुक बाइंडिंग में कमाते हो मैं तुम्हें उतना दे दूंगा। अब एक्सपेरिमेंट होता है, फिजिक्स की नॉलेज तो थी नहीं भाई, फिजिक्स मतलब एक्सपेरिमेंट की नॉलेज तो थी नहीं फैराडे को। फैराडे ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो गया और फ्रस्ट्रेशन में जैसे हम चीजें फेंकते हैं, फैराडे ने मैग्नेट उठा करके फेंका। अब भाई सेटअप आगे रखा हुआ था पूरा, एक सेटअप रखा था जिसमें कि एक वायर था, वायर कनेक्टेड था गैल्वेनोमीटर से, जो बताएगा कि हाँ सर्किट में करंट है या नहीं। ऐसा सेटअप था, कहीं पर भी बैटरी सोर्सेज वगैरह नहीं थे, मतलब बैटरी वगैरह नहीं था जो कि ये बता सके, मतलब वोल्टेज दे सके, ऐसा कोई वोल्टेज सोर्स नहीं था, मतलब सर्किट में करंट नहीं था। जैसे ही ये मैग्नेट फेंकता है, तो मैग्नेट जैसे ही जाता है क्रॉस करके हमारे वायर को, तो दिखता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर ने तुरंत शो कर दिया कि भाई देयर इज अ करंट। फैराडे एकदम चौंक गया, आखिर ये हुआ कैसे? ये दोबारा करता है, सेम इंस्ट्रूमेंट फेंक के मारता है, देखता है दोबारा डिफ्लेक्शन हुआ। इस बार दूसरी साइड जाकर के सेम फेंकता है, फिर देखता है डिफ्लेक्शन दूसरी साइड था। बस ये थी स्टार्टिंग फैराडे लॉ की, और ये कह लो कि ये स्टार्टिंग थी बेटा ट्रांसफार्मर के बेसिक की। अब देखो करता क्या है, ये होता क्या है, अब इसको हम एक बार समझते हैं। फैराडे ने क्या देखा, देखिए फैराडे का मैं एक सेटअप तैयार करता हूँ। ये है वायर, मैं वायर को इस हिसाब से बना रहा हूँ थोड़ा वाइंड करके, क्योंकि ये सोलेनॉइड की तरह है, मतलब एक वायर को अगर मैं मल्टीपल टाइम मोड़ दूं तो उसी को सोलेनॉइड कहते हैं, और कुछ नहीं, बेसिक वायर है, इट्स अ वायर। सिंपल वायर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कनेक्ट कर दो आप एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का काम सिंपल सा है, ये बताएगा कि सर्किट में करंट है या नहीं है। होता यह है कि मैग्नेट को यहाँ पर रखा फैराडे ने। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को इसकी तरफ मैग्नेट को फेंका, हुआ ये कि इस मैग्नेट के नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लास 10th में आपने इस चीज को पढ़ा है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करते ये। फिर ऐसे आएगा, नॉर्थ से निकला, साउथ को टर्मिनेट हुआ। ऐसे ही देखो इस तरीके से होगा। अब जब आपने इसको फेंका मैग्नेट को, तो क्या हो रहा है, अभी देखो एक लाइन, सिर्फ मेरी ये एक येलो लाइन इस वायर को टच कर रही है। जैसे जैसे मैग्नेट इस वायर के पास आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और ज्यादा मैच होती जाएगी। थोड़ा और पास आएगा तो ये एक ये है, एक ये भी टच हो जाएगा, और पास आएगा 4 लाइन टच हो जाएंगी, और पास आएगा तो 8 लाइन टच हो जाएगी। जितनी ज्यादा लाइन इसके साथ टच होगा, उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता जाएगा। क्यों?
सवाल फैराडे के मन में भी था, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो फैराडे ने इससे बेसिकली एक लॉ निकाला। फैराडे का क्या कहना था? फैराडे ने अपना स्टेटमेंट दिया, जो कि बेटा एक्सप्लेनेशन है आगे चल के ट्रांसफार्मर का। व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडे लॉ? फैराडे ने बोला कि whenever the amount of whenever the amount of magnetic flux, इस लाइन पे हम आएंगे कि फ्लक्स होता क्या है। whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes linked with the circuit changes an EMF, और दूसरी भाषा में EMF को मैं वोल्टेज लिख देता हूँ। Voltage is an EMF is generated. An EMF is whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF will induce an EMF or voltage will induce माने पैदा होना। induce का मतलब होता है पैदा होना, पैदा हो जाता है induce। voltage will induce in the circuit, इस सर्किट में वोल्टेज पैदा हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी चलेगा। अब जरा इसको देखो, इस पिछले डायग्राम को दोबारा समझते हैं। इस मैग्नेट के पास जो ये लाइंस आप देख रहे हैं, इसी लाइंस को फैराडे ने स्टेटमेंट दिया। फैराडे का कहना है कि ये जो लाइंस आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है, या फील्ड लाइंस, जिसको आप 10th तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हो। अब आप इसको समझ के चलो, इट्स अ फ्लक्स, ये फ्लक्स है। तो जितनी ज्यादा फ्लक्स लाइंस, फील्ड लाइंस हमारे सर्किट को टच करेगा, उतना ही ज्यादा इस सर्किट में वोल्टेज पैदा होगा, और वोल्टेज पैदा होगा तो भाई करंट भी आएगा। वोल्टेज करंट का बाप होता है। वोल्टेज जनरेट करता है करंट को, ध्यान रखना। करंट जनरेट नहीं करता वोल्टेज को, वोल्टेज पहले आता है फिर करंट आता है। तो वोल्टेज जनरेट होगा कि जब भी मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही कॉइल के साथ टच होगी, सो देयर विल बी अ वोल्टेज इंड्यूस्ड, पैदा हो जाएगा सर्किट के अंदर। और यही वोल्टेज है, यही करंट है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करके हमें दिखाया। सो दिस वाज फैराडे लॉ। अब जरा समझते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर पे आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के बेसिक से पहले हम थोड़ा ये जान लें कि ट्रांसफार्मर को, आखिर आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर इस टाइप से हमें नजर आता है। देखिए, ओके लिसन। अब यहाँ देखिए, ये सारी चीजें लिखी हुई है कि ये कंजर्वेटर होता है। इट्स नॉट कंजर्वेशन, इट इज कॉल्ड कंजर्वेटर। कंजर्वेटर, ऐसे ही ये कूलिंग ट्यूब्स होती है, यहाँ पे ब्रीदर लगा होता है, यहाँ पे सिलिका जेल होता है, ये सब चीजें। खैर ये सब आगे बाद में, पहले फर्स्ट जस्ट आप एक डायग्राम देखो कि इस तरीके का ट्रांसफार्मर नजर आता है। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। सो देखिए बेटा, ट्रांसफार्मर कई तरीके के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के। अब अगला है क्लासिफिकेशन, जहां पे मैंने फैराडे पढ़ाया आपको, वो टॉपिक याद करके रखना। आगे हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में ट्रांसफार्मर के अंदर। अभी फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कई बेसिस पे हो सकते हैं। जैसे मैं पहला फर्स्ट बात करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं वाइंडिंग्स की बात करूं, मतलब वाइंडिंग किस तरीके से हुई है ट्रांसफार्मर की, उसके बेसिस पे कैसा हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर हम लिखें कि मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफार्मर की। एक होता है शेल टाइप, एक होता है शेल टाइप, शेल टाइप। दूसरा होता है कोर टाइप, दूसरा होता है कोर टाइप। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस डाल देना इसके बीच में। कोर टाइप, एक होता है शेल टाइप और एक होता है कोर टाइप। अब ये है क्या चीज, शेल टाइप और कोर टाइप का ट्रांसफार्मर? तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम शो किया था, अब मान के चलिए, देखिए ट्रांसफार्मर अंदर से कुछ इस टाइप का एक लेमिना होता है। आप ऐसा एक लोहे की कटिंग लो, इस लोहे की कटिंग के ऊपर एक तरफ तार लगा दो, वायर लगा दो, कुछ टर्न्स, मान लो 4-5 बार आपने वायर लपेटा, और दूसरी तरफ भी वायर लगा दो, कुछ ज्यादा लगा दो, ज्यादा बार घुमा दो, बन गया ट्रांसफार्मर।
इट्स अ ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली मैंने जो बनाया है ये एक टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसे बोलते हैं बेटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए, इसे बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये वाला ट्रांसफार्मर मैंने अभी बनाया है। अब आखिर ये करता कैसे, क्या चीज हो रहा है इसमें, तो इसको नजर देखिए। यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही आप इस तरफ से एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो आपके घर में वोल्टेज आ रहा है, जिसको मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मान के चलिए आपके पास 100 वोल्ट है, तो आप 100 वोल्टेज दे रहे हो, 100 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो। अब जैसे ही वोल्टेज करंट जाएगा इसमें, भाई हमारे याद करो ऑर्स्टेड का लॉ, ऑर्स्टेड ने क्या कहा था कि अगर किसी सर्किट में, अगर किसी वायर में करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो भाई इसके आसपास बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होनी शुरू होगी। एक दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, फ्लक्स। तो फ्लक्स जनरेट होगा। आप देखो फ्लक्स बेसिकली होगा क्या, इस तरीके से अगर मैं फ्लक्स को देखूं, हमने पढ़ा है कि फ्लक्स तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है मैग्नेट से। तो मान के चलिए भाई यहाँ नॉर्थ डेवलप हो गया, यहाँ साउथ डेवलप हो गया, जैसे आप करंट दे रहे हो तो यहाँ से कुछ इस टाइप से फील्ड लाइंस जनरेट होगी। अभी मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना कटिंग नहीं होती, कभी एक दूसरे को फील्ड लाइंस काटता नहीं है। कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा इसके आसपास। तो ऐसे तो लीकेज हो रहा है, कुछ इधर जा रहा है लाइंस, कुछ इधर जा रहा है लाइन, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, तो लीक हो रहा है। मुझे इस लीक को करना था कम। मैं चाहता था कि भाई ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो कि फैराडे ने जो मैग्नेट को फेंका था वायर के पास, तो याद करिए उस मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस निकल रही थी वो दूसरे वायर के साथ टच हुआ था, ये वो वायर है, तो ये लाइंस इसके साथ टच होनी चाहिए। उसके लिए ये जो नीचे वाला हमने बनाया है, ये जो नीचे वाला जो कोर बनाया है हमने, ये वाला रेड कलर का, ये होता है एक स्पेशल मटेरियल जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। It's a core, iron core, soft iron core. What is soft iron core? It's a ferromagnetic material. ये एक ऐसा मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक है। What is ferromagnetic? फेरोमैग्नेटिक हम ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब अट्रैक्शन होगा। जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो सारी की सारी इधर लीक नहीं होगी। जो इस तरफ लीक हो रहा था वो फील्ड लाइंस भी कहाँ जाएगा, वो इस आयरन कोर के अंदर, आयरन कोर के अंदर आएगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे घूमेगा। देखो अब लीकेज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, सारी लीकेज बंद हो गई। जितना भी निकला वो सारा का सारा आइडियली लिंक हो रहा है उस वायर के साथ, टच हो गया उस वायर के साथ। जैसे इस वायर के साथ ये फ्लक्स, यानी ये जो वायर येलो कलर से मैंने बनाया है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिंक होने लगा, तो अब आप याद करिए फैराडे के लॉ को। सो इस फैराडे लॉ में मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैग्नेट किसी वायर के पास जाता है, कॉइल के पास, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच होती है वायर से, तो इस वायर में एक वोल्टेज पैदा होता है या करंट पैदा होता है। यही लॉ था फैराडे का लॉ कि जब भी आप कभी वोल्टेज, जब भी आप कभी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है सर्किट के साथ, चेंज होता है, चेंज हो रहा हो, तो ईएमएफ या वोल्टेज या इंड्यूस होता है, पैदा होता है। ध्यान रखना ये चेंजिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंज होना चाहिए। आई रिपीट, एक बार मैं दोबारा से कंसोलिडेट करता हूँ इस चीज को, ध्यान से सुनिए बेटा, कि ये जो है हमारे पास एक वाइंडिंग है जिसको मैंने एसी सोर्स पे लपेटा हुआ है, नीचे एक मैंने सॉफ्ट आयरन कोर लिया। सॉफ्ट आयरन कोर लेने का कारण क्या था, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को या किसी भी मैग्नेट को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, यानी लीकेज नहीं होने देगा, कोई भी लाइन इधर नहीं जाएगा, सारा लाइन इसके अंदर से जाएगा होते हुए। और जैसे ही लाइन इसके अंदर से जाएगा, इसी पे मैंने एक और वायर लपेट रखा है, उसके अंदर से वो क्रॉस होने लग जाएगा। तो मेरे दिमाग में सीधा सा फैराडे का लॉ आएगा कि जब भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सर्किट चेंजेस, हाउ इट इज चेंजिंग, बिकॉज आप जो सप्लाई कर रहे हो ना वो आप एसी दे रहे हो, और एसी चलता कैसे है, एसी कुछ इस तरीके से चलता है, अप एंड डाउन, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो चेंज हो गया, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू को बढ़ा घटा रहा है एसी।
तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ये भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और जैसे ही कंटिन्यूअसली चेंज होकर इसके साथ लिंक होगा, इसमें एक ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट वोल्टेज, यहाँ पर आप कुछ भी लगा लो भाई, पंखा वंखा लगाओ, जो लगाने लगाओ और उसको चलाओ। हाई वोल्टेज चाहिए था, लो वोल्टेज चाहिए था, जो चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे एक पंखा लगा दिया, ये मैंने एक फैन लगा लिया और मैं इस पंखे को बड़े आराम से यूज कर सकता हूँ। ये एक बेसिक डायग्राम है ट्रांसफार्मर का कि एक तरफ एक वाइंडिंग होती है, दूसरी तरफ एक दूसरी वाइंडिंग होती है। इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं, कौन सा टाइप बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इट्स अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो अभी जो हमने डायग्राम देखा था ट्रांसफार्मर का, ये वाला, ये वही डायग्राम है। देखो ये जो आयरन ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, इट्स अ सॉफ्ट आयरन कोर। इसके इस तरफ जो वाइंडिंग लपेटी हुई है इसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके दूसरी तरफ जो वाइंडिंग लपेटी हुई है इसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स। सो दिस इज कॉल्ड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखिए, बात जब लीकेज की आती है कि भाई यहां से, तो मैंने कहा था आपको इधर भी लीक हो सकता था, है कि नहीं? तो भाई अगर इधर लीक हो सकता था तो उस लीकेज के लिए मैंने सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया। सॉफ्ट आयरन कोर ने जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स थे सबको खींच लिया, लेकिन थोड़ी बहुत तो लीकेज होगी जरूर, 100% आप खींच नहीं सकते। ऐसे में क्या करा जाए, कुछ जो फील्ड लाइंस बेटा यहाँ से लीक हो रही होंगी, उस फील्ड लाइन को भी मुझे पकड़ना है ताकि मेरा ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर बन जाए। सो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का कोर था, कौन सा मटेरियल था? सॉफ्ट आयरन कोर। क्या होता है सॉफ्ट आयरन कोर? इट्स अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो इसके बीच में भी एक सॉफ्ट आयरन कोर का बीच में लगा दिया, सॉफ्ट आयरन कोर की ब्रांच लगा दी, एक ई टाइप कह लो या एम टाइप कह लो, एक लैमिना ले लिया। अब देखिए, इस तरफ एक वाइंडिंग लपेटो, जो वाइंडिंग आप पहले यहाँ लगा रहे थे उस वाइंडिंग को मैंने यहाँ लगा दिया। इट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, जिस पर मैं एसी दे रहा था, 100 वोल्ट का एसी मैंने सप्लाई किया था, ये वही वाली आर में। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे करके, लेकिन सॉफ्ट आयरन उसको अपने अंदर से खींचेगा। अब जैसे ही मैंने ये लगाया, यहाँ पर आप एक दूसरा वाइंडिंग भी ठीक इसी के ऊपर लपेट देंगे, ऐसे ठीक इसी के ऊपर आप वाइंडिंग दोबारा लपेटोगे। लेट मी चेंज द कलर ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। चेंज क्यों नहीं होता है? ओके, अब देखिए, प्राइमरी जैसे लपेटा, मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर सेकेंडरी को भी इसी के जस्ट ऊपर ऐसे लपेट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या? जो मैं पंखा चला रहा था वो मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ लगा दूंगा। ऐसा करने से क्या फायदा? तो भाई जो भी फ्लक्स, जो भी फील्ड लाइंस इस प्राइमरी से निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी प्राइमरी से निकलेगा, आप मुझे ये बताओ क्या वो सारा का सारा सेकेंडरी से नहीं टच हो जाएगा? क्योंकि प्राइमरी जहां पर है वही सेकेंडरी है। अगर मैं प्राइमरी को ही ऊपर, प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी भी लगा दे रहा हूँ, तो जो भी लाइंस प्राइमरी से निकला वो तो सेकेंडरी के साथ ऑटोमेटिकली टच हो गया, क्योंकि प्राइमरी के जस्ट ऊपर सेकेंडरी लपेटा हुआ है। सो दोनों से फील्ड लाइंस दोनों से निकला, यानी यहाँ पे जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, जितनी भी फ्लक्स होंगी, वो सारी की सारी एक से दूसरे के साथ टच में है, यानी कि लीकेज का तो सवाल ही खत्म हो गया, कोई लीकेज नहीं हो रहा है। इस तरीके के ट्रांसफार्मर को हम लोग बेटा नाम देते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इट इज कॉल्ड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये जो हमने ट्रांसफार्मर का डायग्राम देखा, दिस इज अ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर? अब आप जरा इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सब हटा देते हैं। देखिए, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, उस प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग भी लिंक होती है, मतलब दोनों के दोनों एक ही वाइंडिंग के ऊपर लपेटे हुए होते हैं। इस तरीके के ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने क्लासिफाइड करके रखा। कौन सा ट्रांसफार्मर? इट इज कॉल्ड शेल टाइप ट्रांसफार्मर।
सो बेसिकली ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखेंगे बेसिस, सिर्फ दो ही टाइप नहीं बेटा, बहुत सारे ट्रांसफार्मर 10 12 15 20 टाइप के ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स, किस तरीके से आपने वाइंडिंग्स को लपेटा है। वाइंडिंग्स माने वायर, तो वायर को अगर मैं अलग अलग वाइंड अलग अलग ब्रांच पे लपेटता हूँ, अलग अलग आर्म पे लपेटता हूँ, तो इट इज कॉल्ड अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अगर मैं वाइंडिंग्स को एक ही आर्म पे लपेट देता हूं तो इट इज कॉल्ड अ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स। क्लियर? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स। सो यहां पर हम लोगों ने जो लिखा ट्रांसफार्मर को, इट्स दो टाइप, शेल टाइप एंड कोर टाइप। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा टाइप ट्रांसफार्मर का। ये हमारा एक बेसिस हो गया ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं दूसरे बेसिस की, बेसिस ऑफ कि वो वोल्टेज कैसा दे रहा है, क्या वो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, क्या वो वोल्टेज को घटा रहा है। वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा सवाल था कि भाई 100 वोल्ट का वोल्टेज है, मुझे वो 1000 वोल्ट का बना के दो बिना उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। भाई घर के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, आपके 50 हर्ट्ज ही रहना चाहिए, तो ऐसा मैं करूं क्या। तो भाई चेक करो, ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं। एक हमारा दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ भी ध्यान रखना बेटा, मैं भी बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ किसके, तो वोल्टेज के बेसिस पे बढ़ाना घटाना क्या कर रहा हूँ। तो एक होता है स्टेप अप, स्टेप अप माने बढ़ाना, और दूसरा होता है स्टेप डाउन, step down transformer, step down transformer. So these are the two types of transformer on the basis of कि आपने वोल्टेज कैसा सप्लाई किया, क्या आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो या आप वोल्टेज को घटा रहे हो, ये उस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है सो इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर आपको वोल्टेज को घटाना है सो इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, डाउन माने घटाना, अप मतलब बढ़ाना, तो अगर वोल्टेज बढ़ाना चाह रहे हो स्टेप अप, अगर वोल्टेज घटाना चाह रहे हो स्टेप डाउन। तो ये दो टाइप के बेसिस हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। ये है दूसरी क्लासिफिकेशन ट्रांसफार्मर की। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड क्लासिफिकेशन, ट्रांसफार्मर। अगेन ट्रांसफार्मर। अब मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बेसिस पे कि हमारा ट्रांसफार्मर आखिर कितना हमको वोल्टेज बढ़ा कर देगा, घटा कर देगा, या एफिशिएंसी बेसिकली कितनी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, ये वाला ट्रांसफार्मर में हमारा एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर। और एक दूसरा टाइप होता है जिसे कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। तो ये बेटा दो टाइप के ट्रांसफार्मर हैं हमारे। ये ट्रांसफार्मर है ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी कि एक तो हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर और दूसरा हो गया पावर ट्रांसफार्मर। तो चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल, पैसे और एफिशिएंसी ये दोनों एक अलग अलग दो नदी के दो किनारे समझ लो, एक साथ आपको ये दोनों नहीं मिलते। मतलब सस्ता भी हो जाए, एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, कैसे होगा। भाई अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाने की कंपनी खोली और मेरे से कोई डिमांड करे कि भाई मुझे बढ़िया एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर चाहिए, तो भाई मैं सीधा सा कहूंगा ना भाई ट्रांसफार्मर तो बनेगा कॉपर वाइंडिंग से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, पूरी की पूरी ऑयलिंग, पूरा का पूरा कैबिनेट, कितना खर्चा आएगा। तो मैं कहूंगा भाई अगर आपको ज्यादा एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर चाहिए तो आपको पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में करे क्या, सस्ता और महंगा, ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं। सो आप मुझे एक बार गेस करके बताओ, इंडिया में किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका में किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है।
तो ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख कर देंगे अगर आप जानते हैं। खैर, मैं अभी बात करता हूँ इसके बारे में कि आखिर ये क्या है और कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए एक बार समझते हैं इसको। बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर की। सो क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर? व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स? भाई डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स बांटना। किसी चीज को बांट रहे हो आप। क्या बांट रहे हो आप? वोल्टेज बांट रहे हो आप। बात तो वोल्टेज की हो रही है ना। तो आप यहाँ पर वोल्टेज को बांट रहे हो। घटी हुई वोल्टेज को बढ़ा करके 100 वोल्ट को 1000 वोल्ट कर करके लोगों तक पहुंचा रहे हो बढ़ा के। सो नाउ लेट्स सी। भारत के अंदर जो ये ट्रांसफार्मर मैंने बनाया था, जो स्टार्टिंग में हमने एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम देखा था, यहाँ पे अगर मैं इसको स्मॉल करके हटाऊं, ये वाला ट्रांसफार्मर जो हम स्टार्टिंग में अभी हमने स्टडी करा, ये वाला ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो भाई ये वाला ट्रांसफार्मर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर है। इट इज नॉट रिटन हियर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट स्टिल जस्ट रिमेंबर कि ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर। भारत में इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है। हम लोग इंडिया के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर को, यानी कि इस ट्रांसफार्मर को। क्या फायदा इस ट्रांसफार्मर का? एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर सस्ता होता है। अब आप कहेंगे कितना सस्ता होता है कि भाई पूरे देश ने इसी ट्रांसफार्मर को चुना। चलिए एक गैस लेते हैं। गैस क्या? एक एग्जैक्टली बता दो, आप गैस करो क्या प्राइस होना चाहिए ट्रांसफार्मर का। मान लो मुझे एक ट्रांसफार्मर खरीदना है, तो ये 100 और 1000 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर नहीं, ये वोल्टेज हो रही है बेटा, लाखों वोल्टेज की बात हो रही है। मुझे ट्रांसफार्मर 44,000 वोल्ट का चाहिए, 44,000 वोल्ट मेरे को चाहिए। तो ऐसे ट्रांसफार्मर का कॉस्ट क्या हो सकता है? कम से कम ट्रांसफार्मर का जो कॉस्ट है वो 20 से 30 लाख रुपए कम से कम होगा। अच्छा चलो 50 लाख मान लो। लेट सपोज कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, 44,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है सेकेंडरी साइड में, जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स थी। सेम ट्रांसफार्मर मुझे लेना है, बट उसकी एफिशिएंसी मैं चाहता हूं ज्यादा हो, 95%, 98% एफिशिएंसी हो जाए। जो डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी एफिशिएंसी अराउंड 55-60% के आसपास होती है। मेरे को जो ट्रांसफार्मर चाहिए, मैंने आपको बोला कि मेक अ ट्रांसफार्मर और परचेज अ ट्रांसफार्मर whose efficiency is 95% और मोर देन दैट, देन व्हाट वी विल डू, हम लोग यूज करेंगे पावर ट्रांसफार्मर। ध्यान रखना बेटा, वोल्टेज सेम है, 44,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट चाहिए मुझे। और मैंने आपको बोला कि अब आपको यहाँ पर मैं क्या चाहिए, सस्ता और महंगे की बात हो रही है। तो भाई अगर कम में खरीदना है तो खरीद लो डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, और अगर वही वोल्टेज सेम 44,000, 44,000 वोल्ट चाहिए लेकिन मुझे एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यूज करूंगा पावर ट्रांसफार्मर। क्या डिफरेंस हुआ? पहला, कॉस्ट इफेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर। इसी कारण से भारत के अंदर हम लोग सस्ते ट्रांसफार्मर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब बात आती है पावर ट्रांसफार्मर। भाई अमेरिका पावरफुल पहले ही है, पावरफुल है, इकोनॉमी ग्रोथ कर चुकी है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। एंड यूएसए अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, सो दे कैन यूज मोर, यू कैन से कि वो इकोनॉमिक पे नहीं, वो ज्यादातर एफिशिएंसी पे जाएंगे, है ना। तो उनके लिए पैसा कंस्ट्रेंट नहीं है, पैसा उनके लिए रुकावट नहीं है। तो ज्यादा पैसे का हाई एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर यानी कि पावर ट्रांसफार्मर अमेरिका यूज करेगा। अब पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है और जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं होता है? भाई देखो, आप खुद आप गेस करो, आप अपने गांव में रहते हैं, अभी मैं गांव से होके आया हूँ। मेरे गांव में कांस्टेंट वोल्टेज आता ही नहीं, कभी कभी पंखा तेज घूमेगा, कभी धीरे हो जाएगा, कभी फिर अचानक तेज हो जाएगा। लाइट कभी जल रहा है, लाइट कभी डिम हो जाएगी, लाइट कभी रोशनी बहुत ज्यादा देगा, कभी कभी रोशनी उसकी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। तो ऐसा होता क्यों है? ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर यूज होता है जिसके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती, दूसरा लॉसेस ज्यादा होते हैं, तीसरा वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घरों में जो वोल्टेज आता है, आपके घर में आता है बेटा 220 वोल्ट, हमारे घरों के अंदर आता है 220 वोल्ट एसी। आपके घर में एसी वोल्टेज आता है 220 वोल्ट का। आपके घर में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आता है 50 हर्ट्ज का।
आपके घरों में जो करंट आता है दैट इज अराउंड 5 एम्पियर्स, 5 एम्पियर के आसपास का करंट होता है। तो मतलब वोल्टेज जो मेरे घर में आ रहा है वो आ रहा है 220, इतना आना चाहिए। आप ना एक काम करना, आज ही अपने मीटर के पास जाके खड़े हो जाओ, घर का जो आपका कनेक्शन मीटर लगा हुआ है, चेक करके मुझे बता देना अगले दिन कमेंट में लिख के कि 220 वोल्ट कितने देर तक आपके घर में आया। फिर आप यहाँ पे ये गौर करोगे कि आपके घर का जो वोल्टेज आता है ना 220 वोल्ट जो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है, इट इज प्लस माइनस समथिंग, मतलब कुछ एरर है इसमें, 5-10% का एरर तो जरूर देखने को मिलेगा। मतलब ये 220 नहीं दिख रहा, वो कभी 200 वोल्ट, कभी वो 230 वोल्ट, कभी 240, तो कभी 190 वोल्ट भी हो रहा है। इसीलिए डिवाइसेस कभी भी फिक्स वोल्टेज पे काम नहीं करते, एक रेंज ऑफ वोल्टेज पे काम करते हैं। आप अगर अपना फ्रिज, एसी, टीवी जो भी खरीद के लाते हैं, आप उसके पीछे एक रेंज देखोगे कि 190 टू 240 वोल्ट तक ये काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं आ रहा, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। और ये हो क्यों रहा है? बिकॉज आपने यूज किया है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर। अब चलो इसी के अपोजिट बात करते हैं, यूएसए यानी अमेरिका की। अमेरिका ने ट्रांसफार्मर के फेज में यूज क्या किया? ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर। एक कहानी है पावर ट्रांसफार्मर के ऊपर, आपको थोड़ा समझने में थोड़ा मजेदार याद आएगा। एक बार बहुत पहले की बात है, 2008-9 के आसपास की बात है। उस टाइम एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 9th 10th में था। तो उस समय न्यूज़पेपर में एक कहानी आई। कहानी क्या? एक रियल इंसिडेंट आया। रियल इंसिडेंट क्या था? मैं इसको हमेशा जब भी मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाता हूँ तो मैं इस टॉपिक को एज एन एग्जांपल यूज करता हूँ। तो होता ये है, न्यूज़पेपर में ये था कि एक रात को एक लेडी सोई, अगले दिन उठी और उसने जाकर के कोर्ट में केस किया बिजली के कंपनी पे। केस क्या था? केस ये था कि भाई ये बिजली कंपनी ने मुझे रात को सोने नहीं दिया, मैं रात को सो नहीं पाई, और इस कारण से मेरी नेक्स्ट डे जो मीटिंग थी, एक मीटिंग थी, मेरी बिजनेस मीटिंग थी 500 करोड़ की, वो बिजनेस मीटिंग मेरे हाथ से चली गई। मैं वो बिजनेस डील क्रैक नहीं कर पाई। मेरे पास जो टेंडर आने वाला था 500 करोड़ का, वो नहीं आ पाया। मैं सो क्यों नहीं पाई? रात को पंखे की स्पीड धीरे हो गई, कम हो गई। पंखे की स्पीड कम हो गई। गौर करना क्यों कम हुई होगी? तो कम इसलिए हुई होगी क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हुआ होगा। भाई आपके घर में 220 वोल्ट आता है इन इंडिया, बाहर के देशों में 240 वोल्ट आता है, तो यूएसए में 240 वोल्ट आना चाहिए था। उस लेडी ने क्या बोला कि रात को वोल्टेज 240 वोल्ट नहीं आया और मेरा पंखा धीरे हुआ, जिस कारण से मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं टूट गई मेरी नींद, और अगले दिन मेरी बिजनेस मीटिंग खराब हो गई 500 करोड़ की। अब बताओ इंडिया में हो सकता है ये? भारत, अब वहां क्या होता है ना, यूएसए की गवर्नमेंट ने, यूएसए की जो केस फाइल हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया, चेक करा गया कि क्या सच में वोल्टेज डिक्रीज हुआ था। सो यस, द वोल्टेज वाज डिक्रीज्ड बाय 2 वोल्ट। 240 वोल्ट की जगह वो 238 वोल्ट हो गया था, 238 वोल्ट हो गया था, 2 वोल्ट का डिफरेंस। तो 2 वोल्ट तो भाई भारत में क्या ही है, हम लोग तो 10-10 20-20 वोल्ट का डिफरेंस झेल रहे हैं। 220 का 240 हो रहा है, 220 का 190 180 हो रहा है। हमारे डिवाइस तो फिर भी काम कर रहे हैं और हम लोगों को इतना कुछ पता नहीं चलता, कैपेसिटर वगैरह और बाकी चीजें यूज होती है, तो खैर उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस लेडी के सवाल का जो जवाब कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने उसका जो केस था वो एक्सेप्ट किया और बिजली कंपनी के ऊपर फाइन किया कि भाई इस लेडी का जो लॉस हुआ है ना, तुम कंपनसेट करोगे, वो पैसा तुम दोगे। अब खैर कितना दिया उस कंपनी ने वो अलग बात है। सवाल ये था कि क्या 2 वोल्ट का डिफरेंस गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट क्यों ले रही है? स्ट्रिक्टनेस का रीजन है बेटा पावर ट्रांसफार्मर। जो यूएसए यूज कर रही है दैट इज व्हाट? पावर ट्रांसफार्मर। और पावर ट्रांसफार्मर की खासियत है इसमें 100% एफिशिएंसी है, आइडियली, प्रैक्टिकली 99% 98%, और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस नहीं होती। मतलब अगर 240 वोल्ट सप्लाइड है ना, तो 240 वोल्ट होनी चाहिए। अगर 240 वोल्ट नहीं है तो भाई पावर को क्यों यूज कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटिव पे जाओ, फ्लक्चुएशन झेलो, सस्ता झेलो, महंगा ले रहे हो, पावर ट्रांसफार्मर ले रहे हो, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। ये पावर ट्रांसफार्मर की खासियत है। यूएसए यही यूज करता है, इसीलिए कांस्टेंट वोल्टेज उसको मिलता है। 1-2% का भी डिफरेंस आया तो आप कोर्ट में केस करो एंड यू विल विन, केस जीत जाओगे। यहाँ भारत में नहीं हो सकता भाई, भारत में बहुत वोल्टेज डिफरेंस है, फ्लक्चुएशंस होती ही रहती है, कितनी कितनी पावर कट होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका देश डेवलपिंग कंट्री है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है ना? तो हमें थोड़ी बहुत चीजें, हमारे लिए पैसा एक कंस्ट्रेंट की तरह हमारे रास्ते में रुकावट की तरह आता है, तो हम लोग इसीलिए चीजें कोशिश करते हैं एफिशिएंसी 10-20% कम भी हो जाए, पैसा थोड़ा ज्यादा कम हो जाए।
है ना, डिस्काउंट हो जाए, तो इसीलिए यूज होता है। तो एक जो हमने पढ़ा कि हमारा जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर भारत यूज करता है, छोटे डेवलपिंग कंट्री यूज करते हैं जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक जर्मनी, रशिया, यूक्रेन, यूएसए, है ना, ये सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, दे आर डेवलप्ड कंट्री, दे आर यूजिंग विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, दे आर यूजिंग पावर ट्रांसफार्मर। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है अभी तक, और अब हम आगे थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के अंदर डिटेल में घुसेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतने पे पॉज करते हैं।